हमें उस डर को हराना है जिससे हमें डर लगता है। हमें विश्वास के साथ, मेरे दोस्त, पूरे विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। पूरे मनोवेग से हमें अपनी पढ़ाई को करना है। जानते हो क्यों? ना मोहब्बत के लिए, ना मोहब्बत के लिए, ना दोस्ती के लिए समय रुकता नहीं है किसी के लिए। ना मोहब्बत के लिए, ना दोस्ती के लिए समय रुकता नहीं है किसी के लिए। इसे तड़पाओ ना, इसे दर्द ना दो, अपने मस्तिष्क को परेशान ना करो इस जमाने के बेरुखी के लिए। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर आप इसे परेशान करते रहेंगे, इसे तकलीफ देते रहेंगे, आप काम कैसे कर पाओगे? आप पढ़ाई कैसे करोगे? आपको लगातार अनवरत रूप से आगे बढ़ना होगा। और ये मान के चलें हकीकत में कि बेरुखी के लिए आप इसे ना सताएं। समय के साथ चलते रहना ही, समय के साथ चलते रहना ही बेहतर है एक आदमी के लिए। तो लगातार समय के साथ चलें आप, पढ़ें आप, बढ़ें आप। बहुत ही जल्दी आप सिलेक्शन की उस सीढ़ी, उस मुकाम तक पहुँचें जहां आप टारगेट करके आए हुए हैं। तो इसी आशा विश्वास के साथ, इसी मनोकामना के साथ, यही थोड़ा बहुत प्रेम और आशीष के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। आप पूरे मनोवेग से जुड़ें अपने इस कंटेंट में। हमारा चाँद पार्ट 2 आपको बार बार ये कहने का प्रयास कर रहा है कि मेरा पहला पार्ट आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा है तो जरूर देखें। यह भी ये इंगित कर रहा है साथ साथ। जहां इसका रिकैप दूं मैं आपको, इसके पार्ट 1 में हमने देखा कि हमारा चांद हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है, हमारा चांद हमारी पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण के मामले में क्या कर रहा है, क्या हमारा चांद पृथ्वी से कितना छोटा है और कितना इसका गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना कम है। ऐसे महत्वपूर्ण रिकैप के साथ आप पार्ट 1 देख सकते हैं। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग जी ने चांद पर पहला कदम रखा। हमारी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी ने पूरे भारतवर्ष का गौरव बढ़ा दिया। उनकी वीर गाथा, उनकी कहानी आप हमारे पार्ट 1 में देख सकते हैं, हमारा चांद। तो आप उसे जरूर देखें। अब मैं हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण कंटेंट में आपका स्वागत कर रहा हूं, हमारा चांद पार्ट 2, जहां मैं नील आर्मस्ट्रांग की बात से ही शुरुआत कर रहा हूं। 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहुंच गए तो हमें बहुत कुछ मिलना शुरू हो जाएगा और हमें अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या क्या करना है देखना। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि आप इसे सहजता से लेंगे और बेहतर ढंग से आप इसे समाहित कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर के अरे यार बड़ा टफ है, ऐसा कुछ करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखना जरा, नील आर्मस्ट्रांग जी पहुंचते हैं चांद पर 20 जुलाई 1969 को, पहला कदम रखते हैं। जहाँ ये कदम रख देते हैं, क्योंकि इंसान है अद्भुत काम कर रहे हैं, तो जहाँ ये कदम इन्होंने रखा है उस कदम का नाम बताऊं, उस जगह का नाम बताऊं, उसे शांति का सागर कहा जाता है। ऐसा कोई सागर नहीं है वहाँ पे, चांद पर ऐसा कोई सागर नहीं है जहाँ पर कदम पड़े हैं ना किसके, जहाँ पर कदम है नील आर्मस्ट्रांग जी का। उस हिस्से को, उस स्थान को शांति का सागर कहा जाता है, शांति का सागर। बेहतर, उस स्थान को शांति का सागर कहा जाता है। और आप जिस चैनल और जिस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, इस चैनल का नाम भी है शांति सागर क्लासेज। तो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेहतर ढंग से आप इसे भूलना मत अब कभी। शांति का सागर कहाँ, वहाँ, और शांति का चैनल कहाँ, यहाँ। शांति का चैनल शांत ढंग से आपको शांत तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है। आप पूरे मनोवेग से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर करने का प्रयास करते रहें। शांति का सागर कहा। एक यहाँ पर आप याद कर सकते हैं मारिया का मैदान, या मारिया की घाटी करके पूछ लेता है, मारिया का मैदान। एसएससी सीजीएल में यह प्रश्न आ चुका है, मारिया का मैदान आपको कहाँ मिलेगा? तो चांद पर। इस मैदान में ऐसी क्या खासियत है? इस मैदान में एक ही खासियत है, खासियत ये कि यहाँ पर आपको गड्ढे नहीं मिलेंगे, क्रेटर नहीं मिलेंगे, वो उल्का पिंडों द्वारा पहुंचाई गई चोट नहीं दिखेगी। तो थोड़ा सा साफ मैदान मिलेगा। और जबकि चांद पर हर जगह उल्का पिंडों ने चोट पहुंचाई है तो गड्ढे मिलेंगे और तमाम प्रकार के ऐसे ही क्रेटर मिल जाएंगे, यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये मारिया का मैदान कहलाएगा। मैंने दो महत्वपूर्ण पहलुओं से आपको जोड़ने का प्रयास किया। आज की क्लास की स्टार्टिंग यहाँ से हुई, दो खास प्रश्नों के साथ।
अब मैं आपको पूरे मनोरंजन के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी अब देने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। हम अपने समय में, अपने जानकारी मामले में, अपने बचपन से जो भी पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, और हम लोगों ने देहात में अगर अपना जीवन यापन किया है, गांव के रहने वाले हैं, सामान्य बचपन गुजारा है, सामान्य जीवन हमारा रहा, बहुत हाई फाई जीवन शैली अगर हमने नहीं बिताई तो हम लोगों ने भी अजोरिया और अनहरिया देखा होगा। हमने भी काली रात और उजली रात देखा है, हमने भी सुनहरी रात और अंधेरी रात का सामना किया है, हमने भी इसमें भ्रमण किया होगा, हमने भी अपने दोस्तों के साथ टहलने का प्रयास किया होगा, हमने भी इस नज़ारे को बहुत बखूबी देखने का प्रयास किया होगा। देखना जरा यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है। मैं आपको बता दूं, ये जो अंधेरी रात है ना, ये जो अंधेरी रात है अमावस की, आप बचपन में डरावनी मूवियाँ देखते रहे होंगे। अमावस्या मैंने लिख दिया, अमावस लिख सकते हैं आप, अमावस लिख सकते हैं, वो खास बात नहीं। यहाँ ध्यान देना, जो डरावनियाँ मूवी बनाई जाती थी जिसमें भूत प्रेत दिखाए जाते थे, जहाँ चुड़ैल आती थी, लड़कियां ही अक्सर भूत प्रेत का काम ज़्यादा बखूबी ढंग से इस पूरे सृष्टि में निभा पाई हैं, अतः उनका चेहरा ज़्यादा कुछ दिखाया जाता भूतिया करके। तो वो जब आती थी तो एक बहुत सा सहम जाता था मामला। क्या आपने कभी ध्यान दिया होगा कि रातें हमेशा काली थी और अमावस के दिन ही वो वीराना मूवी का भूत निकलता था। अमावस के दिन ही आप राज मूवी के उस तमाम प्रकार के ट्रेलर को देख पाएंगे। ज़्यादातर ये मामला जुड़ा रहा अमावस से। क्यों जानते हो क्यों? क्योंकि ये रात का था। यहां देखना जरा, अमावस जो है, अमावस की रात को नए चांद की रात कहते हैं। अमावस की रात को नए चांद की रात कहते हैं। वैसे अमावस का दिन भी है जहां सूर्य ग्रहण होता है। बहरहाल अभी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से थोड़ा सा दूर रहे, आप अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाने लगते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बोल देता हूं। जहां जिस कॉन्सेप्ट पे जुड़े हैं वहां जुड़े रहें, आप मान के चले हर पहलू आपको मिलेंगे। मैं ये कह रहा हूं, अमावस को न्यू मून क्यों कहा मैंने? न्यू मून यानी नए चांद की रात, नए चांद की रात। तो इसलिए भूत भाई अब आज ही सक्रिय होंगे, मान के चलना। जो भूत है ना आज ज्यादा एक्टिव होंगे, आज के दिन ही इनकी प्रेत आत्मा बाहर आएगी, आज के दिन ही पूरा सिस्टम हैंग करने वाले हैं। मान के चलें ये हमारा सिस्टम, वो हमारा बचपन, वो हमारा दौर था जहां इस तरीके की भयानक स्थितियों का सामना हम लोगों ने किया हुआ है अपने बचपन के समय में। तो न्यू मून यानी इस नए चांद की रात का सामना कुछ इस तरीके से होगा और धीरे धीरे यानी यहाँ चांद निकलेगा, अर्थात चांद बनेगा। चांद है नहीं मेरे दोस्त, चांद बनना शुरू करेगा धीरे 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 धीरे। अर्थात कहने का मतलब चांद हमें थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू करेगा, चांद हमें थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू करेगा। और थोड़े थोड़े दिखते दिखते आगामी 14 साढ़े 14 दिनों में, कारण बताऊंगा ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी फिलहाल 14 दिन ही लिख दे रहा हूं, घबराना नहीं है। 15 दिन भी लिखा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, उस दोनों भी कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करके दे दूंगा अभी आपको। मैं इस तरीके से आ रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके, यानी ऐसे करके 14 लाने हैं आपको। 11 12 13 और 1 14 कर दिया हमने। मान लो इस तरीके से चांद हमारा बढ़ता हुआ आ रहा है और यहां पहुंच करके कुछ इस आकार में हो गया, जो कि पूरा हो गया। हम इसे पूर्णिमा कह देंगे, पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा की रात को चांद हमें पूरा दिखाई देगा और ऐसी रातों को आपको बहुत ही ज्यादा उजाला दिखाई देगा, बहुत ही ज्यादा प्रकाश दिखाई देने वाला है। तो हमने कहा कि 14 दिन से 15 दिन, इसका अंतर बता रहा हूं। अभी इतना समझ रहे हैं आप कि अमावस वाली जो रात थी ना, उस दिन चांद ने अपने निर्माण को या अपने आप को दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे बढ़ता रहा ये, यानी आगामी जितनी भी रातें आई अमावस के बाद की, जितनी भी रातें न्यू मून के बाद की आई ना, सब धीरे धीरे उजाली होती चली गई, साफ होती चली गई। और एक रात ऐसी आई जहां पर हमें पूरा उजाला मिला, जिसे हमने पूर्णिमा कह दिया। लेकिन इसी पूर्णिमा के बाद की जो रात होगी वो फिर से काली, फिर से वीरान, यानी फिर से वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी और एक स्टेज आकर के चांद पूरी तरीके से फिर से लुप्त हो जाएगा। ये जो मामला है, इधर वाला जो हिस्सा है, हम इसे कहेंगे चांद धीरे धीरे जा रहा है, इसका मतलब इधर कृष्ण पक्ष है। कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का मतलब आपके बचपन का वो अंधेरी रात, यानी अंधेरी रातों का सामना इधर हो जाएगा।
और इधर धीरे धीरे जैसे आप आ रहे हैं तो सुनहरी रातें या उज्ज्वल रातें किधर मिल रही आपको? इस साइड मिल रही होंगी। अमावस का सफर बहुत सिंपल है यार, इसको बहुत टफ ना करिए। अमावस की रात समझ लीजिए कि चांद का धीरे धीरे हमें दिखना, क्योंकि बना है पहले से, वो काला है पूरी तरीके से, सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, सिंपल सी बात है। अमावस की रात का चांद का थोड़ा थोड़ा बढ़ना, इसीलिए इसे न्यू मून या नए चांद की रात कह दिया गया। धीरे धीरे कुछ इस तरीके से बढ़ते हुए ग्राफ के माध्यम से फिर एक दिन ऐसा हो जाएगा कि पूरी तरीके से हमें बड़ा सा दिखना, जबकि 59% से बड़ा दिख नहीं सकता, यानी इसका एक हिस्सा हमेशा पीछे रहता है। इस बात के बारे में हमारे चांद के पार्ट 1 में आप देख चुके हैं। पार्ट 1 की सीरीज में हमने इस बात का उल्लेख कर दिया है, क्योंकि चांद जितने समय में परिक्रमा करता उतने ही समय अपने अक्ष पर घूम जाता है। दो लोग सामने से लेकर के अगर एक दूसरे पर वार करना चाहें, तलवार लिए हो या कोई भी चीज लेकर के वार करना चाहें, तो आप देख सकते हैं अगर ये अपना अपना आकार बदलेंगे लेकिन दोनों का चेहरा हमेशा सामने ही होगा, कभी चेहरे में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसीलिए चांद का जो फेस हमारे सामने है वही हमेशा हमारे सामने है, हम इसका दूसरा फेस देख नहीं सकते हैं और ना ही कभी देख पाएंगे। आ रही हमारी बात समझ में? क्योंकि वो दोनों गतियां साथ कर रहा है, 27.3 दिन में परिक्रमा कर रहा है, 27.3 दिन में परिभ्रमण कर रहा है। अच्छे से जानने के लिए फर्स्ट पार्ट देखें। अब जरा ध्यान दें, मैं कह रहा हूं चांद हमारा आता हुआ यहाँ पूरा दिख गया, पूरा का मतलब वही जितना दिखना चाहिए, पूरा दिख गया, रात उजाली हो गई। इसके बाद फिर इसी रात से ये चांद धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा और आगामी कई दिनों तक डाउन होता चला जाएगा, यानी धीरे धीरे घटता हुआ चला जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगा, यानी इधर जाने पर रात अंधेरी होती जाएगी और इधर से इधर आने पर रात उजाली होती चली जाएगी। आप जरा ध्यान दो, हमने अगर एक महीने की शुरुआत की है तो कहाँ से? अमावस से। इसी बात को याद रखना मेरे दोस्त, इसी बात को याद रखना। अमावस से शुरुआत है, 15 दिन के बाद ये पूर्णिमा है यहाँ मिला हुआ है, फिर इसके बाद देखना 15 दिन के बाद फिर से क्या आ गया? अमावस। मैंने एक माह में किस शब्द का 2 बार जिक्र किया है? तो आप कहोगे सर आपने अमावस का 2 बार जिक्र किया है, जबकि पूर्णिमा का एक महीने में 1 बार जिक्र किया है। इसीलिए हमारा एग्जामिनर हमसे पूछता है तो हमें 30 दिन बताना होता है पूर्णिमा का। अब समझ लें, एक पूर्णिमा आने में लगभग 29.5 दिन का समय लगता है। 29.5 दिन का समय लगता है, समझ रहे हैं? एक पूर्णिमा आने में लगभग 29.5 दिन का समय लगता है। क्लियर? जबकि अमावस जो कि अमावस्या है, अमावस्या में आप मान सकते हैं 14 से 15 दिन का समय लगता है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हमारा एग्जामिनर जब भी कभी पूछे कि पूर्णिमा कितने दिनों बाद आता है तो उसमें विकल्प को तलाश कर लेना, 29.5 या 30 दिन लिखा होगा तो उसको टिक कर लीजिएगा। अमावस की बात होगी तो 14 से 15 दिन वाला जो विकल्प होगा उसे टिक कर लीजिएगा। ठीक, अमावस कितने दिन बाद आता है? 14 से 15 दिन बाद। पूर्णिमा कितने दिनों बाद आती है? 29 से 30 दिनों बाद। आप इतना समझ सकते हैं क्योंकि आपके सामने मैंने जो ग्राफ बनाया इसमें महीने में 2 बार मैंने अमावस का जिक्र किया, जबकि पूर्णिमा का पूरे महीने में 1 बार ही जिक्र किया है। इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि हमारा पूर्णिमा एक माह में 1 बार आता है। स्पष्ट होगी बात ना? ये हिंदी महीने की बात चल रही है, हिंदी महीने के द्वारा इन बातों को समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अमावस यानी ये वाला जो पक्ष है, यहाँ कृष्ण पक्ष लिखा गया, इसे शुक्ल पक्ष कहा गया। शुक्ल पक्ष का मतलब आगे आने वाले जितनी भी रातें हैं धीरे धीरे उजली होती जाएंगी, यानी ये दूधिया रातें होंगी। दूधिया रातें, सुनहरी रातें, उज्ज्वल रातें होंगी, इसीलिए इसे शुक्ल पक्ष कहेंगे। इधर की जो रातें होंगी वो धीरे धीरे अंधेरा का सामना करने वाली होंगी, अंधकारमय होंगी, इसलिए मैंने इसे कृष्ण पक्ष या अंधेरी रातों का जो भी संकलन करना था कर दिया है। यहाँ तक की बातें मैं मान के चलता हूँ आप समझ गए। अगर समझ गए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते रहें। देखना जरा मैं यहाँ तक की जो बातें कर रहा हूँ ये बेहतर लगे आपको, थोड़ा सा आप बोर ना हो, आपको मैं जोड़ दूँ आपकी पौराणिक कथाओं से। पौराणिक कथाओं की बात करूँ, इसी कृष्ण पक्ष, इसी शुक्ल पक्ष का जन्म वाकई में पौराणिक कथाओं से हुआ ही है। विज्ञान से तुलना मत करना, विज्ञान से कहीं भी तुलना मत करना भगवान और भूत का। यहां ध्यान केवल देना है कि हमारी पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं। एक थे दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति नाम के राजा। इनकी थी 27 पुत्रियां। अद्भुत है, अच्छा लगेगा आपको ये कहानी। दक्ष प्रजापति राजा की 27 पुत्रियां थी। इन्होंने क्रमशः
27 पुत्रियों की शादी किससे कर दी? हमारे चांद से। चांद की शादी, लो जोड़ दो अपनी टाइटल में, चांद की शादी। चांद की शादी करवा रहा हूं मैं यहाँ पे। चांद की शादी होती है, दक्ष प्रजापति नाम के राजा ने 27 पुत्रियों का क्रमशः हमारे चांद से शादी कर देते हैं। लेकिन चांद को उन 27 में प्यारा कौन लगता है? तो रोहिणी। चांद को प्यारा कौन लगा? रोहिणी। यानी चांद ने प्यार किससे किया? रोहिणी से। अरे बाबा आप सोचो, 27 पत्नियां हैं यार, और प्यार आप एक से कर रहे हो, तो 26 को तो नाराज होना ही होना है। तो 26 नाराज हो गई। जो 26 नाराज हो गई वो क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से अपने पिता को सूचित कर रही हैं। जब पिता पूरी बात को नहीं समझ पाते तो 26 पुत्रियां एक साथ अपने पिता के पास जाती हैं और शिकायत करती हैं कि पिताजी आपने अच्छा नहीं किया है हमारे साथ, पिताजी आपने गलत किया है, जिस लड़के से हमारी शादी करवा दी है आपने ना, वो तो केवल रोहिणी के चक्कर में है, केवल रोहिणी से ही प्यार करता, हम लोगों को तो घास ही नहीं देता। तो मामला बिगड़ गया। बाप जान ही रहे हैं, बाप हैं तो आएंगे। पिताजी आए और चांद को समझाने लगे। चांद ये बात समझ भी गए कि चलो, एक आदमी होता नहीं कि चलो मैं ऐसा कर दूंगा, चलो ठीक है पिताजी मैं मान लेता हूं। लेकिन चांद के मुख से फिर ये बात निकला कि मैं रोहिणी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं। दक्ष को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दक्ष ने कहा तुम्हारे पास 27 पत्नियां हैं, तुम्हें 27 को बराबर प्यार देना चाहिए था। चांद ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। दक्ष नाराज हो जाते हैं और चांद को श्राप दे देते हैं। क्या दे दिया इन्हें? श्राप दे दिया। श्राप दिया कि तुम्हें जाओ, तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा, जाओ तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। चांद को तो पहले ये बात मजाकी लगी होगी, लेकिन कुछ समय बाद देखना, चांद यहां था, पूरे सबाब पर था, पूरा चमक रहा था चांद, 27 पत्नियों का पति था चांद। अचानक श्राप से ग्रसित होता है चांद और धीरे धीरे इसकी रौनक घटती हुई चली जाती है। जब ऐसा हो रहा था तो चांद घबरा जाता है कि ये तो सचमुच मेरी काया जा रही है, मेरी रोशनी जा रही, मेरी चमक चली जा रही है। चांद भागता हुआ भगवान ब्रह्मा के पास जाता है। वहां पहुंचता है, उनसे अर्जी लगाता है, उनसे माफी मांगता, उनसे कहता भी है कि मैंने ऐसा किया है, इस वजह से मुझे ऐसा हो गया है। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, रात अंधेरी हो जाएगी, अंधकार में हो जाएगा पूरा संसार। तो ब्रह्मा जी ने चांद को एक रास्ता सुझाया कि आप जाओ भगवान शिव की आराधना करो। ये पहुंचता है, शिव जी की आराधना करता है। शिव जी प्रसन्न होते हैं, वापस आते हैं और इसे चांद को अपने जटा पर धारण कर लेते हैं। आपने देखा होगा, फोटोज में आपने देखा होगा, अपनी जटा पर धारण कर लेते हैं, परंतु इनके पूरे श्राप को धुल नहीं पाते हैं। ये बात ध्यान देना, क्योंकि श्राप आपको पता है लग दिया गया तो वो लगना तय है। उसके बस उसका तोड़ नहीं, बस उसकी बारीकियों को, उसकी हानियों को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आधे दिन चमकाए रखूंगा और आधे दिन तुम इस क्षय रोग से पीड़ित रहोगे। इसीलिए आधी रातें अंधेरी हैं, यानी कृष्ण पक्ष की हैं, और आधी रातें शुक्ल पक्ष की हैं। कहानी आपको अच्छी लग गई होगी, अच्छा लगा भी होगा ये सारा मामला। तो आप इसका एक छोटा सा चाहे तो स्क्रीनशॉट ले, वैसे कुछ खास है नहीं लेकिन ले लीजिए। ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम जहाँ ये जान पाए कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के बारे में बात हो चुकी है। अब महत्वपूर्ण बात ध्यान देना, अगर मैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण बात बताऊं तो चांद के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार आपसे पूछ लिए जाते हैं। प्रकार का मतलब वो उनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग प्रकार का। ये प्रकार इसलिए लिखा है, इसका प्रकार में समझना कि चांद के प्रकार है। चांद के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग कंडीशन में इसे अलग अलग नाम दिया गया। आप इसे कह सकते हैं चांद के उपनाम भी कह सकते हैं, आप जैसा भी समझ पाएं। मेरे कहने का मतलब मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने अब देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी था। ध्यान देना, पहली बात तो मैंने अभी आपसे कहा कि न्यू मून यानी नया चांद। नया चांद ये कब था? तो आपको पता है, अमावस के दिन, अमावस की रात को नए चांद की रात कहते हैं।
नए चांद की रात कहते हैं क्योंकि इस दिन नया चांद बनता है। कोई डाउट नहीं ना? न्यू मून के बारे में अभी हमने बात किया, तो ये मून का ही तो एक अलग नाम है ना, किसे हम न्यू मून कह रहे हैं। क्लियर होगी बात? अब देखना, न्यू मून के बाद अगर हम बात करें फुल मून की, फुल मून यानी पूरा चांद, पूरा चांद यानी किस दिन? पूर्णिमा की रात को। पूरा चांद यानी पूर्णिमा की रात को। चक्र मैंने लिख दिया था 29.5 दिन का, इनका चक्र लिखा था हमने कि 14.5 दिन या कहीं विकल्प में मिल जाए 15 दिन के आसपास का ये जो मामला है, ये हिंदी महीनों से बनाए गए हैं। तो आप इसे न्यू मून और फुल मून के बारे में तो जान चुके हैं ना, क्योंकि एक चक्र के माध्यम से ये चल रहा है, जिसमें हमने अभी आपको एक कहानी भी बताई पौराणिक कथा वाली। तो न्यू मून फुल मून की बात हो गई। अब देखना कुछ और मून है ऐसे ही। एक मून है जिसे हम कहते हैं सुपर मून। सुपर मून, ये लो, आकर्षक होगा ये भाई। सुपर मून सचमुच आकर्षक है, इसका नाम ही सुपर है तो आकर्षक होगा। होता क्या है, जिस तरह आपने कुछ बातों को सुनने का प्रयास करें, जिस तरह आपने देखा था उपसौर और अपसौर की घटना क्रमशः 3 जनवरी और 4 जुलाई को, हमारा सूर्य हमारी पृथ्वी के क्रमशः 3 जनवरी को करीब आता है, 4 जुलाई को दूर चला जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारा चांद हमारी पृथ्वी का जो परिक्रमा कर रहा है वो अपने मार्ग में कभी दूर चला जाता है तो कभी पास चला आता है। वहां एक डेट फिक्स था, याद किया हमने, लेकिन यहां कोई डेट फिक्स नहीं है, ये वर्ष में हो जाते हैं और पूरे वर्ष में 3 से 4 बार ऐसा होता है। तो सुपर मून की घटना यानी 3 से 4 बार हो सकती है एक वर्ष में। एक वर्ष में यानी प्रति वर्ष कह सकता हूं, लिख दिया तो फिर समझ जाएंगे आप। 3 से 4 बार हो सकता है ये, जबकि इसलिए इसका डेट फिक्स नहीं है ये कब हो जाए, अन्यथा तो मैं इसको भी तो याद कर लेते। देखना उपभू लिखा होगा, तो उपभू का मतलब हुआ चांद का समीप होना, चांद का समीप आना, और अपभू का मतलब हुआ चांद का दूर जाना। किससे? हमारी पृथ्वी से। लेकिन इसका कोई डेट नहीं है, फिक्स नहीं है। क्लियर होगी बात कि नहीं? हमारी बात क्लियर है? जैसे ऐसे पेरिजी कहेंगे उसको एपेजी कहेंगे, तो पेरिजी मून जो होता है उसे ही हम सुपर मून कहते हैं। यानी उपभू के दौरान जब हमारा चांद हमारी पृथ्वी के करीब चला आएगा तो बड़ा दिखेगा ना दोस्त, बड़ा दिखेगा कि नहीं बताना जरा, बड़ा दिखेगा। इतने तो याद करना हम लोगों को, जब उपभू के दौरान यानी करीब आएगा तो बड़ा दिखेगा। और बड़ा देखना कितना दिख जाता है, 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला। ये चमकीला यानी इतना बढ़ जाएगा, 30% क्या हो जाएगा, ज्यादा चमकीला। जितना चमक रहा है ना, जितना उसमें तेज है ना, उससे कहीं ज्यादा ये चमकेगा आपको, यानी चमकता हुआ आपको दिखेगा। हो गया ना सुपर मून, हो गया ना बड़ा वाला मून, हो गया ना बहुत बड़ा मून, ये हुआ। तो जो बहुत बड़ा मून है, जो बहुत बड़ा मून आपके सामने आ जाएगा, आपकी पृथ्वी के समीप चला आएगा, जिसे हम उपभू कहेंगे। सारी बातें आप जान पा रहे हैं। ऐसी घटना हो जाएगी तो हम इसे सुपर मून कहेंगे। यानी उपभू के दौरान जब चांद हमारी पृथ्वी के बहुत करीब चला आता है, जैसे चांद की वास्तविक दूरी तो आपको पता है ना, पृथ्वी से 3,84,403 किलोमीटर ये दूरी है। करीब चला आया था, 3,57,000 किलोमीटर के आसपास ये पहुंच चुका था। 3,57,264 किलोमीटर के आसपास आ गया था। कब ये आया था? 2022 में। 22 में आ गया था, 13 जुलाई 2022 को। 13 जुलाई 2022 को चांद इतना करीब आ गया धरती के। वास्तविक कितना है, आया कितना, इतने पर। दूरी घट गई कि नहीं घट गई? घट गई। जब इतने करीब आ जाओगे तो आपका आकार बड़ा दिखेगा हमें, आप ज्यादा चमकीले दिखेंगे हमें। इसका मतलब हुआ ये आप सुपर मून का काम कर जाओगे। और ये घटना कब हुई थी? 13 जुलाई 2022 को। 13 जुलाई 2022 को ऐसा हो गया। अगर आपको देखना है आगे तो 3 जुलाई, अगर आप ये मिस कर गए हैं तो देखना जरा, 3 जुलाई 2023 को पुनः ऐसा होने वाला है। सुपर मून की घटना 3 जुलाई 2023 को पुनः होने वाली है।
देख रहे हैं आप, उतना सीरियस नहीं है, लेकिन एक मच्छी कितना सीरियस इस बात को सुनने के लिए। 3 जुलाई 2023 को फिर से सुपर मून की घटना होगी, आप इसे देख सकते हैं। 13 जुलाई 2022 को हुआ है ये मामला। यहां तक की बातें क्लियर होगी, मेरे हिसाब से आप इस बात को जान पा गए होंगे, कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं है ना। सुपर मून कब होगा, कैसे होता है, सुपर मून में चांद कितना बड़ा दिखता है ना, क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान दें, सुपर मून के बाद एक मून और लगा देते हैं आपके सामने, ब्लू मून। ब्लू मून का मतलब ये कतई मत समझिएगा कि हम नीले मून की बात कर रहे हैं। नाम भले ही इसका नीला, लेकिन काम थोड़ा सा अलग कर देगा, आपको पीला बना देगा आपको ये काम इसका। देखना होगा क्या इसमें, ब्लू मून के दौरान होता क्या है, संभवतः सामान्यतया, देखिए यहीं अभी हमने लिखा भी हुआ है, सामान्यतया एक माह में, एक माह लगभग है ना मेरे दोस्त, 30 दिनों का लगभग एक माह होता है। सामान्यतया एक माह में एक पूर्णिमा होती है, सामान्यतया एक माह में एक पूर्णिमा होती है, क्लियर है। परंतु आपको पता है अंग्रेजी महीने 30 से 31 दिनों के लगभग होते हैं, ज़्यादातर 30-31 वाले हैं। फरवरी आपकी 28-29 की हो जाती है। इतनी बातें क्लियर हैं। देखना सामान्यतया एक पूर्णिमा एक महीने में होता है। सामान्यतः एक पूर्णिमा का पूरा समय कितना होता है, 29.5 दिन का। क्लियर है बात। अब ध्यान दें, अगर किसी महीने के पहली तारीख को पूर्णिमा हो जाए, आप सोचो जरा, पहली को पूर्णिमा हो जाए तो फिर तो ये जाकर के 30-31 में फिर से पूर्णिमा हो सकता है ना। इसमें 30-31 को पुनः पूर्णिमा हो सकता है। हो सकता क्या होगा, अगर किसी माह के शुरुआत में ही पूर्णिमा होगी, यानी पहली रात को, यानी पहले तारीख को ही पूर्णिमा होगी, या पहली या दूसरी तारीख को, तो अभी तो उसमें शेष है 29 दिन, अभी तो शेष है 29 दिन, यानी दूसरा पूर्णिमा आ जाएगा। ये लाजमी है, ये क्लियर है, स्पष्ट है ना। ये बात समझ गए आप कि यानी किसी माह की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए देखो यहां माह लिख दे रहा हूं। माह ये 1 तारीख हमने लिखा है, ये 30-31 तारीख हमने लिखा है, और इस माह के पहली तारीख को पूर्णिमा दर्शाया है, और इस लास्ट वाली 30-31 तारीख को भी पूर्णिमा दर्शाया है। आप ये मान गए ये कोई महीना हो जिसमें 2 पूर्णिमा साथ साथ आ गई, एक माह में 2 पूर्णिमा, तो पहली जो पूर्णिमा है इसको पूर्णिमा ही कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहली पूर्णिमा को पूर्णिमा ही कहेंगे, लेकिन जो दूसरी पूर्णिमा है इसको हम ब्लू मून कहेंगे। क्लियर है। जो पहली पूर्णिमा है उसे हम पूर्णिमा ही कहेंगे, लेकिन जो दूसरी पूर्णिमा है हम उसे ब्लू मून कहेंगे। अर्थात दोबारा सुने, यदि किसी माह में प्रारंभ में पूर्णिमा और अंत में भी पूर्णिमा, यानी 2 पूर्णिमा आ जाए, तो पहली पूर्णिमा को पूर्णिमा कहना, लेकिन दूसरी वाली पूर्णिमा को ब्लू मून कह देना। इतनी ही बात समझनी थी। अच्छा एक बात बोलूं, क्या फरवरी में भी ब्लू मून हो सकता है? कसम खा के कह दो नहीं। तो किस माह में ब्लू मून नहीं हो सकता है? तो ध्यान देना, फरवरी माह में ब्लू मून नहीं होगा। फरवरी में ब्लू मून नहीं होगा। कहो कैसे? क्योंकि जब आप 28 से यानी 29 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, तो आपके पहली तारीख को ही मैं पूर्णिमा ला दूं तो भी तो आप 28 दिन ही बचे, दूसरी पूर्णिमा आने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। यानी फरवरी महीने में ब्लू मून नहीं होगा। स्टार वाली बात है, स्टार बच्चों के साथ शेयर हो रही है। स्टार स्टूडेंट्स हैं आप, आपके साथ ये शेयर है। आप ध्यान दें, फरवरी में ब्लू मून नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फरवरी आपकी 29 दिन से ज़्यादा हो नहीं सकती, जबकि एक पूर्णिमा का सामान्यतः औसत मान कितना 29.5 दिनों का है। 2 पूर्णिमा जिस महीने में आई हम उसे ब्लू मून, दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहेंगे। एक और बात लगे हाथ समझें, यदि किसी वर्ष में यानी किसी साल, यदि किसी वर्ष में ऐसी घटना 2 माह में ब्लू मून हो जाए, यानी यदि किसी वर्ष में 2 ब्लू मून हो जाए, 3 ब्लू मून हो जाए, समझ रहे हैं ना। यानी हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि हर माह में 2 पूर्णिमा हो सकती है, किसी खास महीने में होगी, कभी हो सकती है, हमेशा नहीं होती है, कभी होगी, किसी खास महीने में होगी। खास में खास बात बताऊं, यदि किसी वर्ष में 2 ब्लू मून, यानी 2 माह में ब्लू मून आ जाए, 3 माह में ब्लू मून आ जाए, तो ऐसे वर्ष को
यदि किसी वर्ष में दो या दो से अधिक ब्लू माह मिले तो उसे ब्लू मून ईयर कहा जाएगा। ध्यान देना, अब अद्भुत बात है, ये शेयर हो गई आपके साथ। दो या दो से अधिक ब्लू माह मिले तो हम उसे क्या कहेंगे? ब्लू मून ईयर कहेंगे। समझ गए ना? किसी महीने में दो पूर्णिमा तो दूसरी को ब्लू मून, उसी वर्ष किसी और माह में फिर से कोई पूर्णिमा 2 बार हो जाए तो फिर से ब्लू मून, तो उस वर्ष को हम ब्लू मून ईयर कहने लगेंगे। उस वर्ष को हम ब्लू मून ईयर कहने लगेंगे। बस इतनी सी बातें थी। मान के चलता हूं कि आप इस बात को भली भांति समझ गए होंगे, ब्लू मून का मसला भी जान गए होंगे। ब्लू मून हो गया। अब जरा ध्यान दे, ब्लू मून के बाद यहाँ एक बात बता ही दूं आपको कि 2018 जो वर्ष था वो ब्लू मून ईयर था। 2018 में ऐसा हुआ था। 2018 ब्लू मून ईयर वर्ष के नाम से जाना गया। 2018 में 2 से अधिक माहों में, या एक से आप ये कहते हैं दो माह ब्लू मून के आ गए, इसलिए ऐसा किया गया। ब्लू माह आ गए, ब्लू मून वाले हो गए, इसलिए इसे ब्लू मून ईयर के नाम से जाना गया। क्लियर है बात? एक लास्ट में और आपको यहां बता देना चाहता हूं, इस चीज को हटाने से ही पहले एक बेहतरीन बात आपके सामने रख दूं। यहां पर आप इसे देख सकते हैं, देखना जरा। तो हम लोग न्यू मून जान चुके हैं, जो यहाँ है पूरा, ये सुपर मून जान चुके हैं हम यहाँ ब्लू मून जान चुके हैं। 3 मून तो ये और एक ये फुल मून जान चुके हैं। और अब एक 5वां प्रकार बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे, ब्लड मून। ये खूनी मून है भाई। ये कब होगा? ब्लड मून कब होगा? जब चंद्र ग्रहण लगा होगा। ध्यान देना, हम आपको ये बात, ये कहानी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण वाले पार्ट में जरूर बताएंगे। फिलहाल अभी इतना समझ लें कि ये आपकी पृथ्वी है और आपको इतना पता भी है, ये पृथ्वी है और ये आपका चांद है, और यहाँ है सूर्य। सूर्य का प्रकाश आपकी पृथ्वी पर आ रहा है, परंतु इस चांद पर नहीं जा पा रहा है, अतः चांद हमें नहीं दिखेगा। इसी को चंद्र ग्रहण कहा जाएगा। क्लियर है बात? जब पूरा चांद नहीं दिख पा रहा है, यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, पूर्ण चंद्र ग्रहण, ये केवल चंद्र ग्रहण ही नहीं, पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय होगा। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा होगा, यानी पूरी तरीके से चांद अप्रकाशित होगा, तब सूर्य का प्रकाश, जो कि हमारी पृथ्वी के वायुमंडल से, पृथ्वी का वायुमंडल इसके ऊपर होगा ना दोस्त, होगा कि नहीं होगा? पृथ्वी है तो वायुमंडल इसका ऊपर है, आपको पता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ऐसा करके पढ़ते हैं आप जरा ध्यान दें। जब सूर्य का प्रकाश इस मंडल में आएगा तो परावर्तित होकर के कुछ प्रकाश इस चांद के इस जगह पड़ेगा, लेकिन वो रेडिएशन लेकर के जाएगा, अर्थात अवरक्त किरणें होगा, अर्थात लाल रंग के प्रकाश को छोड़ेगा। कैसा प्रकाश छोड़ेगा? लाल रंग का प्रकाश छोड़ेगा, अर्थात चांद का बाहरी आवरण आपको लाल दिखेगा। कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। इसीलिए इसे ब्लड मून कहा जाता है। हम इस टॉपिक को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण वाले पार्ट में देखेंगे और भी अच्छे ढंग से इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। बहरहाल बहुत ही छोटी बात है, इस बात को इतना समझ लें, जब चांद पूरा ढका होगा तो सूर्य का जो प्रकाश है हमारी वायुमंडल से परावर्तित होकर के अवरक्त किरणों को, यानी लाल रंग की किरणों को कहाँ पहुँचाएगा? उस चांद के ऊपर डालेगा, तो चांद का जो किनारा वाला हिस्सा है वो हमें लाल लाल रंग के दिखेगा, इसीलिए हम इसे ब्लड मून के नाम से जानेंगे। तो न्यू मून की बात, आपके सुपर मून की बात, आपके ब्लू मून की बात तथा आपके फुल मून की बात हम लोग कर चुके हैं। हम अपने चांद के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं आज के इस टॉपिक में, इस महत्वपूर्ण कंटेंट में, और ये मुझे पता है कि आप इससे भली भांति अवगत हो चुके हैं। आगामी अभी इससे संबंधित और भी पार्टें आएंगी, लेकिन अब अलग अलग करके चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण करके हम लोग अलग पार्ट देखेंगे, तथा ज्वार भाटा के हम लोग अलग पार्ट देखेंगे, जहाँ फिर हम अपने चांद से मुखातिब होंगे। तो आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बेहतर ढंग से इस कंटेंट को समझ पाए होंगे। अगर ऐसा कर पाए हैं हम, तो आपका दायित्व, तो आपसे एक अपेक्षा, आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास अपने इस चैनल को भेजने का काम करें, इस चैनल को मोटिवेट करते रहें। हम आपसे फिर से मुखातिब होंगे, फिर से मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से लगातार अनवरत रूप से बगैर रुके बगैर थके करते रहें। मिलते हैं हम आपसे बाद में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।